नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा के 4 चरणों के चुनाव पूरे हो गए हैं। मात्र 3 चरणों का चुनाव बचा है। लगभग 50% हो चुका। अब इसमें जो अमित शाह जी हैं उनका अपना आकलन है और उन्होंने ये आकलन बताया कि हम 270 के आसपास पहुंच चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो बाकी मेरे मित्र मंडली हैं, जो पत्रकार हैं, उनका भी कहना यह है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, फेज 1 और फेज 2 में वो स्थिति उतनी नहीं थी जितनी कि तीसरे और चौथे में हुई, और ये स्थिति वाकई में 250 के आसपास पहुंचती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग अगर बता रहे हैं, उसका अगर मैं सम निकाल दूं, यानी 6-7 लोगों का अगर खुल का मिला के उनका औसत निकाल दें तो ये 250 के सीट के करीब आ रहा है। अब बची हुई 3 सीटें हैं और उस 3 सीटों में ये बताया जा रहा है कि भैया अभी जो है उसमें 270 अभी तक बता रहे हो, जैसा कि अगर अमित शाह जी की बात करें, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और सर्वे की अगर बात करें तो ये 250 सीटें होती हैं। अब अगर 250 होती हैं और इसमें जो अगले 3 फेज हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश तो हालत ये है एक क्लीन स्वीप होने वाला है उसमें, तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, बिहार में हालात ये होनी है कि क्लीन स्वीप होना है, और एक उम्मीद मिनिमम से मिनिमम अगर मैं लगाऊं तो 100 सीटें इसमें 3 फेस में अगले मिलकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिल जाएगी। इसका मतलब 250 प्लस 100 350 होता है, तो 350 सीटें एनडीए को कंफर्म हैं। 400 पार का जो नारा है उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां टफ फाइट है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी 5 सीटें हैं जिस पे टफ फाइट है, कुछ भी इधर किधर हो सकता है। उसमें कन्नौज की सीट भी है। ये नहीं कह सकते कि साहब अखिलेश यादव पूर्ण जीत रहे हैं ना, टफ है। कैराना की सीट है, टफ है। सहारनपुर की सीट है, टफ फाइट है। इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, और इसलिए ये पासा किधर जाएगा अभी नहीं कोई कुछ कह सकता। इसी में ऐसे कई सीटें हैं। इसी तरह बिहार में 5 सीट ऐसी हैं जो टफ फाइट है। पश्चिम बंगाल में 5 सीटें हैं जो टफ फाइट है। इसी तरह अब आप देख लीजिए कर्नाटक में ऐसी स्थिति है। अब अगर ये 5 सीटें बीजेपी की तरफ गई तो 400 पार हो जाएगा, और अगर नहीं गई तो एक अनुमान है कि ये 350 पर अटक भी रह सकता है। अब अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की और अमित शाह की, तो अमित शाह जी का दावा यह है कि भाई हम अभी तक 270 पर पहुंच गए हैं, और वो कहते हैं कि अभी जो अगला 3 फेज बचा है उसमें हम 150 सीटें और ले आएंगे। 150 सीटें और ले आएंगे तो भाई ये हो गया हमारा बीजेपी का। फिर एनडीए की अगर बात करें तो 400 पार हो रहे हैं साहब। अब आप सोचें, तो गणित लगा दिया उन्होंने। तो अब उनके पास, वो कहते हैं हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, हवा में नहीं कर रहे, हमारे पास एक सीट का अनुमान, हमको सबका पता है। अब इस बात में मुझे कहीं दम तो ऐसा लगता है कि देखिए कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं इसमें एनडीए में 400 पार का दावा अगर वो कर रहे हैं, मुझे एक बात लगती है, ये मुझे उम्मीद नहीं लगती थी कि इतने बड़े नेता की नज़र में इतनी सी बात रहेगी। उत्तर प्रदेश में राजपूत नाराज हैं, ठाकुर नाराज हैं, गुजरात में ठाकुर नाराज है। एक चीज़ें चली, कुछ सभाएं हुई, लेकिन उसमें इतनी बड़ी चिंता की जाएगी ये मुझे नहीं लगता था, और अमित शाह ने इस पर संज्ञान लिया। योगी जी खुद राजपूत हैं, सीएम हैं, लेकिन उनके भरोसे नहीं छोड़ा। खुद मैदान में उतरे, लोगों से बात की, राजा भैया से बात की, धनंजय सिंह से बात की, और फिर उनसे समर्थन लिया, और वो समझाने में कामयाब रहे। इसी तरह दलित वोट का क्या गणित लगाना है, मायावती बहन जी से कोई ना कोई बातचीत हुई होगी, मुझे नहीं पता, ना वो पब्लिक डोमेन में आई है, लेकिन एक एक चीज पर ध्यान रखना, हर व्यक्ति पर ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा एक काम है जो अमित शाह की टीम काम करती है। उसमें मीडिया टीम भी है, सर्वे की टीम भी है। तो अमित शाह अगर कोई बात बोल रहे हैं तो वो खुलकर, ऐसी कोई सारी चीज़ें नहीं है कि वो केवल एक हवाई है, एक नैरेटिव बनाने के लिए है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो 400 पार का नारा है, लक्ष्य रखा है। ये 390 भी अगर हो जाता है तो इसको 400 के लगभग ही माना जाएगा। पिछली बार से अचीवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जिस तरह की उम्मीद एक लग रही थी कि मोदी लहर, एक बात पक्का है कि पूरे देश के अंदर मेरे जो पत्रकार मित्र हैं, अब आप देख लीजिए पूरे देश में लगभग वो घूम चुके हैं, एक चीज तो दिखाई देती है कि इंडिया अलायंस का ऐसा है क्षेत्रीय दलों का हिसाब। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी से कौन फाइट कर रहा है, समाजवादी पार्टी। बिहार में कौन फाइट कर रहा है, आरजेडी। वेस्ट बंगाल में तो सबको ही पता है, ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में नहीं है, ममता बनर्जी बिहार में भी नहीं लड़ रही है, ममता बनर्जी असम में भी नहीं लड़ रही है, अपने पड़ोस में। दिल्ली का तो मतलब ही नहीं है। यानी ये क्षेत्रीय दल सारे मिले हैं, और अगर एक राष्ट्रीय लीडर है कहीं, वो केवल एक मोदी है। पूरे देश में एक ही बंदे से ये सब लोग फाइट कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, वो फाइट किससे कर रहे हैं, मोदी से। अगर तेजस्वी यादव हो, वो फाइट किससे कर रहे हैं, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे बोलते हैं। अखिलेश यादव किससे फाइट कर रहे हैं, मोदी से फाइट कर रहे हैं। यानी मोदी एक राष्ट्रीय चेहरा है, राष्ट्रीय लीडर है। और मोदी जी चाहे जम्मू हो, वहां आप मोदी मोदी के नारे सुनिए, हमने सुने हैं। और आप केरल चले जाइए, वहां भी मोदी के लिए क्रेज देखने को मिला है। सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी वो बात की बात है, लेकिन मोदी के स्वागत में जिस तरह से केरल के अंदर भीड़ उमड़ी, वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। एक जातिगत समीकरण है, कुछ एक जनसंख्या का हिसाब है, वहां का जो डेमोग्राफी है उसका हिसाब है, वो बात अलग है। लेकिन मोदी का क्रेज पूरे भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। 2014 में ये नहीं था, 2019 में भी ये नहीं था, जो इस चुनाव में 24 में ये मोदी ने अचीव किया है कि मोदी आज पूरे भारत में, भारत के हर राज्य में, देश के हर कोने में लोगों को पता है कि एक मोदी खड़ा है। दूसरा कौन खड़ा है ना। अब किसी को लगता है, मैंने जैसे बताया, पश्चिम बंगाल में अगर पूछेंगे आप कि एक तरफ तो मोदी है, दूसरी तरफ कौन है, बोले ममता बनर्जी। बिहार में आ जाइए तो वहाँ जेडीयू भी है, लेकिन विपक्षी दल में कौन है, तो आरजेडी। ना वहाँ वामपंथी है, ना कांग्रेस है, कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस की हालत तो यह है कि ना बिहार में आएगी, वेस्ट बंगाल में नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, दिल्ली में नहीं आएगी, हरियाणा में 1-2 सीट आ सकती है। हालात इतनी खराब है कि पूरा, जैसा मोदी जी ने एक इंटरव्यू में आज तक में कहा कि वो तो 50 भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो इतना बड़ा मामला, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक ही अचीव है कि वो मोदी जी राष्ट्रीय लीडर, जो पिछली बार नहीं थे साउथ में, खास तौर पे जिन राज्यों में, आज वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, वहाँ तो पहले ही था। अब कर्नाटक में पहले से रहा है, कर्नाटक में सीटें घट रही हैं, लेकिन मोदी का क्रेज नहीं घटा है। लेकिन आज तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, सब जगह मोदी मोदी की लहर, वेव दिखाई देती है। सीट में नहीं बदलना वो एक अलग मैटर है, क्योंकि साउथ में तो अब पैर जमाने भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार शुरू किए हैं। अन्नामलाई जैसे नेता अभी साउथ में भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह का लीडर नहीं है। बहुत जुनूनी है, बहुत बुद्धिमान है। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था कि आप सोचिए कि उनको जो है 98.9% मार्क्स उनके, मतलब हद है। और उस कंपटीशन को पास करने वाला बंदा आईपीएस चुनता है, क्योंकि उसको सिस्टम को ठीक करना है पुलिस के। मोदी जी ने ऐसे ही नहीं चुना। और इसलिए इस तरह का जुनूनी आदमी कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर किस तरह से जमीन पर लोगों से कांटेक्ट करना, ये जुनूनी आदमी बीजेपी के पास ऐसे अभी 10 और चाहिए, अभी एक है। पूरे देश में ये वीडियो जाती है। आपकी भी नज़र में कोई इस तरह का अधिकारी है, कोई इस तरह का जुनूनी राष्ट्रभक्त है, ऐसा कोई समाज सेवी हो, जरूर मोदी जी को लिखकर मेल कर दीजिए। मुझे विश्वास है मोदी जी जरूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हीरो की कदर करना जानते हैं, वो असली जौहरी हैं। उन्होंने जिस तरह से आईपीएस और आईएएस लोगों को काम दिया है, पार्टी में शामिल किया है, उनको पावर भी दी है, उनको सहयोग भी दिया है। ये एक उदाहरण है। हम तो देखते हैं एस जयशंकर जी को, देखिए प्रशासनिक व्यक्ति से किस तरह से जोड़ करके उससे काम लिया जाता है, आज हमें दिख रहा है। तो ये मोदी जी की खूबी है कि वो राष्ट्रहित में पार्टी और परिवार से हटकर भी कुछ फैसले ले लेते हैं। और इसी के कारण से हर क्षेत्र में आज और देश के हर कोने में
मोदी जी ने अपनी जगह बनाई है। ये इस चुनाव में खास बात है। 400 पार होगा कि नहीं, मैं उसकी चिंता नहीं करता। मुझे केवल एक बात सोचनी थी जो मेरे दिमाग में थी कि क्या मोदी जी आज राष्ट्रीय लीडर के तौर पर पब्लिक ने गांव-गांव में स्वीकार किए हैं मेरे देश में। वो मुझे दिखाई देता है कि मोदी जी इस काम में सफल हुए हैं, जिसमें इंडिया अलायंस तो कहीं टिकता नहीं। राहुल गांधी का जिससे नाम लोगे लोग मजाक ही उड़ाते हैं। बाकी तो लीडर कोई राष्ट्र में इस इंडिया अलायंस में है नहीं। जैसे मैंने कहा, क्षेत्रीय पार्टी बची हैं, कोई 10 सीट पे लड़ रहा है, कोई 20 पर, कोई 30 पर। बात करते हैं मोदी को हटाने की। तो इसीलिए रिजल्ट अभी तक 4 फेज का सरकार मोदी की बना चुका, ऐसा सर्वे में दिखाई दे रहा है। बस अब कितने आंकड़े आगे बढ़ते हैं, जितने आंकड़े आगे बढ़ेंगे उससे मोदी को पावर मिलेगी और उसी से वो कड़े फैसले ले पाएंगे। चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, चाहे समान नागरिक संहिता का मामला हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का मामला हो, फिर चाहे भारतीय न्याय संहिता को लागू करने की बात हो, फिर चाहे वो भारत का अपना जो कानून है उसके इम्प्लीमेंट की बात हो, CAA और NRC की बात हो, भारत की खुद की शिक्षा पद्धति उसमें परिवर्तन की बात हो, भारत के गौरवशाली इतिहास को पढ़ाया जाए, ये अभी पेंडिंग काम है। ये सब काम तभी हो पाएंगे जब मोदी जी लगभग 400 के पास होंगे। तो आप में से जो लोग ऐसे हैं जिनको अभी अगले 3 फेसों में कहीं ना कहीं वोट डालना है, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।